गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों ने इसके पहले भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम लोगों ने पढ़ डाला था। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था और अब हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे और वो नया चैप्टर जो होगा उसका नाम होगा प्रेमबल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका। ठीक है, अब प्रस्तावना यानी उद्देशिका ये है क्या? सबसे पहले इस बात को आप थोड़ा बेसिक लेवल पे समझ लीजिए। ठीक है, देखिए है क्या बच्चों कि कोई भी देश जहां पे संविधान लिखित है, ठीक ना, लिखित है, अक्सर उन देशों के लिखित संविधान में प्रस्तावना जो है वो होता ही होता है। ठीक है, ज्यादातर जो देश है जो लिखित संविधान के, उनके संविधान में प्रस्तावना होती ही होती है। ठीक, अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना होता क्या है बच्चों? कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। ये एक बात। ठीक, यानी कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो कैसा संविधान चाह रहे थे बनाना या हमारा देश कैसा हो, ठीक है, इसका उल्लेख उन्होंने बड़े ही संक्षिप्त रूप से कहां कर रखा है? प्रस्तावना में कर रखा है। ठीक है, प्रियम्बल में। ठीक, अब ये प्रियम्बल जो है इसको अगर हम और एक आसान तरीके से समझें तो हम बच्चों ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा संविधान हमारा जो है, ठीक है, अब 1000 पन्ने का अगर संविधान है, 1000 पन्ने के संविधान को अगर पढ़ना है और आपके पास मात्र जो है 10 मिनट्स हो, तो क्या 10 मिनट्स में आप पूरा 1000 पन्नों का संविधान पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। और छोटी सी बात मैं ये कह दूं कि 10 मिनट के अंदर कुछ इसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, कम से कम उसको बता दो। ठीक है, तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका नॉलेज है ही नहीं कि इसकी मोटे मोटे पॉइंट्स हैं क्या। जब आप पूरा पढ़ेंगे तब तो बातें पता चलेंगी। तो 10 मिनट में बताया नहीं जा सकता। बट इसका एक रास्ता है और वो एक रास्ता क्या है कि हम प्रस्तावना को पढ़ लें। तो प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इस संविधान में, ठीक है, मुख्य मुख्य बातें क्या है। ठीक है, ये बात हम बता सकते हैं। ठीक, उसी तरह जैसे हम लोग के पास जो बुक होता है, बुक में आप देखेंगे लिखा रहता है विषय सूची, कंटेंट लिखा रहता है। ठीक, तो पॉलिटी की अगर बुक उठाएं और मैंने आपसे पॉलिटी की किताब आपको दे दिया और बोला कि बताओ इस बुक के अंदर तुमको क्या मिलेगा पढ़ने को, तो अब आपके पास रास्ता क्या है? पूरा जो है पॉलिटी का बुक जो है, ठीक है, या तो आप वो पूरा पढ़ डालो, ठीक, तब बता पाओगे। या फिर दूसरा रास्ता क्या है? कंटेंट, विषय सूची। तो विषय सूची जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे स्टार्टिंग से दिया रहेगा, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, या उसकी पृष्ठभूमि। ठीक, फिर आपको मिल जाएगा नागरिकता। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, यानी जिसको हम कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर आपको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये आप जो है देखेंगे विषय सूची में तो आप बता देंगे कि इस किताब के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे विषय सूची को तुरंत आप 5 मिनट में देख के बता दिए, उसी तरह पूरे संविधान का अगर इसके मेन बातों को अगर आपको बताना है कम समय में या संक्षेप में बताना है तो आप केवल प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। प्रस्तावना पढ़ें तो आप बता सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान कैसा है। ठीक है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप बता लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लगभग हर देश, ठीक है, अपने लिखित संविधान में प्रस्तावना को जरूर सम्मिलित करता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि प्रस्तावना होता क्यों है। ठीक है बच्चों, अब हम देखें कि प्रस्तावना से हमसे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन क्या क्या करता है। ठीक है, तो अब देखो भारत में प्रस्तावना का बच्चों उदय कैसे हुआ। ठीक ना, एक बात पहले ही याद रखना, प्रस्तावना वर्ड जो है, शब्द जो है, ये हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है। प्रस्तावना शब्द की जगह लिखा क्या है? उद्देशिका, और इंग्लिश में लिखा है प्रियम्बल। ठीक ना, इंग्लिश में प्रियम्बल। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो मैंने आप लोग को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बताया था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करने के लिए कुल 60, ठीक है, 60 कंट्रीज के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया? अध्ययन किया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या क्या चीजें जो है अच्छी हैं। तो जो चीजें अच्छी थी उसको
भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपने देश के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको लिख दिया। ये नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हमने फंडामेंटल राइट लिया तो जो जो बात वहां लिखी हुई है वही बात हम क्या किए हैं, अपने यहाँ उतार दिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। हमारे वहां कैसा होगा फंडामेंटल राइट, किसको किसको क्या अधिकार मिलेंगे, ये हमने तय किया है। हाँ, फंडामेंटल राइट जैसी चीज जो है ये हम नहीं जानते थे, हमने कहां से सीखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक। तो अब हम देखें कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में आया कैसे, तो वही बात मैं बता रहा था कि जब संविधान का अध्ययन कर रहे थे अन्य देशों का, तो देखा उन्होंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या चीज, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को भी लगा कि भाई हमारे वहां भी प्रस्तावना होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की बात अब चल पड़ी। तब तक इधर क्या था, 9 दिसंबर 1946 को मैंने आप लोग को बता दिया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946। इस बात को बच्चों अब जरा ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहां हम लिख दे पहले चैप्टर का नाम प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। याद रखना मैंने अभी बोला कि पूरे भारतीय संविधान में शब्द जो है प्रस्तावना नहीं यूज है, यूज क्या है, उद्देशिका, ठीक ना, उद्देशिका, उद्देशिका, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं बच्चों प्रियम्बल, प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है, अब हम इसको जरा समझें तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने जब 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया इन्होंने कि भारत का संविधान कैसा हो, तो इसके कुछ मेन मेन बातों को इन्होंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव में डाला और संविधान सभा में प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को। तो अब संविधान सभा अपनी बैठक कर रही थी, फिर क्या होता है, इनके उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा गया। तो पढ़ने के बाद फिर मैंने आप लोग को बताया था कि 22 जनवरी 1947, ठीक ना, 1947, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये क्या हो गया, ये स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान निर्माताओं ने एक बात देखी कि जिस तरह का हम चाह रहे थे बनाना प्रस्तावना, उसी टाइप की बातें जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में ऑलरेडी कह दिया है, ठीक ना, उसी टाइप की बातें जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में ऑलरेडी कह दिया है। तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से हुआ ये बच्चों कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ठीक है, इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया और यही रीजन है कि हमारे प्रस्तावना का नाम प्रस्तावना न होके है क्या, उद्देशिका, ठीक ना, उद्देशिका। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या जा रहा है बनने बच्चों, तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं उसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। 3 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कि पहला ये क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, ठीक ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा का स्रोत, ठीक है, भाषा का स्रोत, ठीक। तो बच्चों इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट्स बच्चों अच्छे जो है विद्यार्थी इस वाले पॉइंट्स को ध्यान नहीं देते और ये वाला पॉइंट्स तो छोड़ो, आधार छोड़ो, केवल वो ये जानते हैं प्रस्तावना का स्रोत क्या है। प्रस्तावना का स्रोत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बस इतनी बात जानते हैं, मगर ये इतनी बात सफिशिएंट नहीं है, ठीक ना। कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है उस हिसाब से ये इतनी बात बच्चों सफिशिएंट नहीं है। आपको और क्या जानना है इसमें, और 2 बातें जाननी है, क्या वो कि प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार जो है यहाँ लिख दें बच्चों, प्रस्तावना का आधार क्या है,
उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्या हो गया, प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है, तो भाषा का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है ये इसकी भाषा का स्रोत है। आप कहोगे बच्चों कि सर भाषा का स्रोत, कुछ ये बात नहीं समझ में आ रही है। बच्चों देखो है क्या, जैसे हमारा प्रेम्बल जो है, इसमें हम जब स्टार्टिंग करते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब ये जो शब्द मिला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको हम एक वर्ड में अगर बोलें तो कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, ठीक ना, संप्रभुता। तो अब देखो संप्रभुता का बच्चों अर्थ क्या होता है, संप्रभुता का अर्थ होता है कि वो राष्ट्र जो अपने एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, ठीक है, बाह्य मामलों में और इंटरनल यानी आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होके निर्णय लेता हो, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संप्रभु देश बोलते हैं। ठीक, अब देखो अगर हम प्रस्तावना में ये संप्रभुता शब्द जो है अगर इसको यूज नहीं करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा लिखने का यहाँ पे तरीका क्या होता कि जो संप्रभुता एक शब्द में, ठीक है, 2-3 लाइन को ये समेट दे रहा है, ठीक है, संक्षेप में दे रहा है, ये चीज नहीं हो पाता, तो हमारा प्रस्तावना क्या होता, खूब लंबा चौड़ा हो जाता। पता चलता प्रस्तावना जो है वो कितने पेज का हो गया, 5 पेज का तो प्रस्तावना, 6-8 पेज का प्रस्तावना हो गया। तो 8 पेज का प्रस्तावना तो बना नहीं था, संक्षेप में ही जब संविधान को अगर डालना है तो 10 पेज का प्रियम्बल बना दिए, तो फिर क्या मतलब रह गया। ठीक है, तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जब वो 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर रहे थे ना, तो वहां पे उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अध्ययन किया तो देखा कि प्रियम्बल यहाँ भी है, मगर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रियम्बल की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया का प्रियम्बल जो है, ठीक है, वो छोटा है। अब छोटा कैसे है कि शब्द जो है वो बड़े अच्छे यूज किए गए हैं, ठीक है, कि मतलब जो 4 लाइन के की कोई डिफिनेशन है उसको एक वर्ड में क्या किया, समेट दिया है। ठीक, तो अब अगर हम कहें कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत एक जो है ऐसा देश हो जिसमें सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को आज़ादी प्राप्त हो, किसी भी टाइप का या किसी भी तरह से धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव ना हो। तो अब ये बताओ, ये बात अगर हमको प्रस्तावना में लिखना होता, खूब लंबा चौड़ा हो गया ना 2-3 लाइन, मगर इसी 2-3 लाइन को अगर समेटना है तो कैसे समेट दो, बस है क्या, एक वर्ड डाल दो बीच में, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना, सेकुलर, तो सेकुलर डाल दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो राष्ट्र जो सभी धर्म का समान भावना से आदर सम्मान करेगा और धर्म के आधार पे किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और खुद राज्य यानी हमारे देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, ठीक ना। तो ये परिभाषा हो गई किसकी, पंथ निरपेक्षता की। तो अब ये इतना 3 लाइन की बात को एक शब्द में समेट दिया, तो ये सिद्धांत कहां से हमने अडॉप्ट किया, ये सिद्धांत हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसलिए बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है स्रोत में, क्या कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। प्रस्तावना की अब भाषा का स्रोत अगर पूछा तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है बच्चों यहाँ पे आपको मिले। और बात करें उद्देश्य प्रस्ताव का, तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, जो कि मैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो 13 दिसंबर 1946 को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, तो स्वीकार कब किया गया, तो बच्चों हम जान रहे हैं स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो हम लोग को अभी तक प्रस्तावना से बच्चों कितने पॉइंट मिले, 5 पॉइंट्स, ठीक, 5 पॉइंट्स। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है बच्चों कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इसको ऐसा पढ़ लें कि क्लास के टाइम ही आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसी समय आपका जो है पूरा तैयार हो जाए, ठीक है, प्रयास मेरा यही है और संभवतः मैं इसमें, ठीक है, सफल भी होऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 5 पॉइंट्स हमको मिल गए। फर्स्ट पॉइंट, इस संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, का आधार क्या है, आधार जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव,
ठीक। सेकंड पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? ठीक है, 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना का, ठीक है, अगर पूछा कि स्रोत क्या है, चौथा क्वेश्चन यही, ठीक, तो हमारा आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। प्रस्तावना की लैंग्वेज जो है, उसकी भाषा का स्रोत क्या है? तो हमारा सिंपल आंसर ऑस्ट्रेलिया का संविधान। 5 पॉइंट हम लोग को यहीं पे मिल गए। ठीक, अब देखो बच्चों, अब क्या था, ये प्रस्तावना इतनी हो गई, ठीक। तो अब आया शासनकाल इंदिरा गांधी का, ठीक ना, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी का जब शासनकाल आता है तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, प्रस्तावना में, ठीक है, 3 नए शब्द शामिल करवाएंगी। तो एक बात मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि हमारे संविधान में कुछ भी अगर नया शामिल करना है, ठीक है, और कुछ भी किसी भी पुरानी चीजों को बाहर करना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है? संविधान के संशोधन, ठीक ना, संविधान के संशोधन। और जब संविधान के संशोधन होते हैं, ठीक है, तो उसके कोई ना कोई क्रम होंगे और कोई ना कोई वर्ष होगा। यहां एक बात के लिए बच्चों अलर्ट रहना, क्या कि ये जो मैं बात बता रहा हूं कि संशोधन जब किया जाएगा, कि ठीक है, तो कोई ना कोई क्रम होगा, कोई ना कोई वर्ष होगा, ये बात हर जगह लागू नहीं है। कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे कोई क्रम नहीं होगा, कोई वर्ष नहीं होगा, ठीक ना, कोई वर्ष नहीं होगा। ये आपको संविधान के प्रमुख संशोधन एक चैप्टर होता है, उसमें आपको जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो संशोधन साधारण बहुमत द्वारा होते हैं उनका कोई क्रम, कोई वर्ष जो है हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम जब उसमें संसद में जब पहुंचेंगे ना बच्चों, और संसद में जब हम पहुंचेंगे विधेयक में, तो वहां हम समझाएंगे। अभी के लिए आप केवल एक सिंपल तौर पे ये बात जानिए कि प्रस्तावना ने संविधान में कोई भी नई चीज शामिल करनी है या किसी भी पुरानी चीज को बाहर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? संविधान का संशोधन। और जब जब संशोधन होता है तो संशोधन में क्या है कि कोई ना कोई वर्ष और कोई ना कोई क्रम जो है उसका होता है। ठीक, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एकदम अनिवार्य बात नहीं है कि क्रम और वर्ष होगा ही होगा, संशोधन के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो हम उसकी चर्चा संसद वाले चैप्टर में करेंगे। तो अब देखो 3 नए शब्द जोड़े जाएंगे। ठीक, अब छठवां क्वेश्चन बच्चों देखो, छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वो 3 नए शब्द कौन जोड़े जाएंगे? तो 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े जाते हैं? तो वो 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं बच्चों, समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक ना, तो 3 नए शब्द जोड़े गए। अब बच्चों में क्या बोला कि अगर जोड़ा गया तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका कोई ना कोई जो है क्रम होगा, कोई ना कोई इसका वर्ष होगा। तो क्रम और वर्ष का मतलब क्या है भाई? जीवन में पहली बार कभी ना कभी संविधान का पहला संशोधन हुआ होगा, तो वो पहला संशोधन क्या हो गया? क्रम। तो जब संशोधन हुआ होगा तो कोई ना कोई साल तो चल ही रहा होगा ना, तो वो क्या हो गया? वर्ष। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुआ तो क्यावां संशोधन था? संविधान का 42वां संशोधन। ठीक ना, वर्ष क्या चल रहा था? वर्ष चल रहा था बच्चों 1973। ठीक ना, तो अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द शामिल किए गए? ऑप्शन दे देगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1989। ठीक, और लास्ट दे देगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो गया? प्रस्तावना में 3 नए शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर। ठीक है, तो ये 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 42वें के द्वारा। ठीक है, और इस समय देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो देश का प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होती है। तो हम लोग आगे अब देखें। ठीक है, आगे अब देखें तो यहां देखते हैं, आगे देखें तो प्रस्तावना जो है बच्चों, प्रस्तावना, ठीक है, इसमें कुछ और बात जाना। ठीक है, प्रस्तावना में तो क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। ठीक, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है आंसर, एन एन पालकीवाला, एन पालकीवाला। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। एन पालकीवाला जो है, ठीक है बच्चों, एन पालकीवाला, ये आपका, एक मिनट बच्चों, ठीक है, एन पालकीवाला जो है, इन्होंने कहा है संविधान का परिचय पत्र। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रस्तावना को संविधान का, ठीक है, राजनीतिक, संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली, ये किसने कहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। ठीक, यहां तक कि बच्चों बातें हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें कि हमारा जो प्रस्तावना है, ठीक है, इस प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो बच्चों यहां आंसर देना होगा कि प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो संशोधन की बात करें हम लोग, तो प्रस्तावना में अब तक, ठीक है, प्रस्तावना में कुल, सॉरी, 3 शब्द हैं, ठीक है, कुल एक बार, ठीक है, कुल एक बार, या हम यही लिख दें, या केवल, ठीक है, केवल एक बार प्रस्तावना में कुल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ, और वो भी कब था, मैंने आप लोग को बता दिया आंसर, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों जो है आपको जानना जरूरी था। ठीक, अब हम कुछ और कथन को जरा देखें। अब और कथन में, अब बच्चों एकदम बी अलर्ट, ठीक ठाक विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं, ठीक है, और हमको गलती नहीं करना है। क्या, अब सुनना बच्चों, देखो यहाँ एक पॉइंट बनता है, क्या पॉइंट है कि संविधान की, ठीक है, बड़े केयरफुली इसको बच्चों आप लोग ध्यान देना, ठीक ना, संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं बच्चों, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाता है, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। मगर मगर व्यक्ति देके अगर पूछ लिया, व्यक्ति देके कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ठीक है, बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की, ठीक है, किसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आत्मा कहा है, मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ठीक है, चलो मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं, कुछ लोग कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट निकालते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ठीक है, प्रस्तावना, सॉरी यार, बी आर अंबेडकर ने, ठीक है, अनुच्छेद 32,
ठीक है, अनुच्छेद 32 इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में जिसका उल्लेख है, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ठीक है संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको स्क्रीनशॉट भी निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक। अभी ये बात यहीं नहीं खत्म हुई, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि ये क्लियर रहे, ठीक है। अब बात यहीं नहीं खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं खत्म हो गई, क्योंकि देखो अभी क्या था, हमको डिफरेंट क्रिएट करना था कि पहली बात तो चैप्टर वाइज जब हम बात करते हैं तो कौन सा भारतीय संविधान का चैप्टर, ठीक है, संविधान की आत्मा कहलाता है, तो प्रस्तावना। मगर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अगर पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आंसर क्या है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में किस बात का उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। क्या है संवैधानिक उपचार, हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जिसमें 5 प्रकार के रिट, ठीक ना, 5 प्रकार के रिट, शायद आपने हो सकता हो सुना हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो उसका उल्लेख है। क्या होता है इससे, जब कभी राज्य, आप आज के लिए आसान शब्दों में केवल ये समझ लीजिए, राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक ना। जब कभी सरकार हमारे मौलिक कर्तव्यों को कम करती है या छीनती है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो रिट हैं 5 टाइप के, उसी रिट को जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट को वापस दिलवाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा। फिर अब व्यक्ति वाइज बच्चों फिर देखो, ठीक ना, व्यक्ति वाइज फिर देखो कि अगर पूछा डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या है, यहां क्वेश्चन बच्चों ये है कि किस व्यक्ति ने, अब क्वेश्चन देखो चेंज कैसे हो रहा है, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की आत्मा। जबकि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर कि कौन सा चैप्टर संविधान की आत्मा है, तो आंसर प्रस्तावना। बच्चों ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है बच्चों, ये बात इतनी है, ठीक है। तो ये बच्चों इतने पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, इतने कथन जो हैं आपको याद रखने हैं हर हाल में, ठीक है। इतने कथन आपको जो है याद रखने हैं, करीब करीब ये 6 पॉइंट हो गए होंगे मुझे लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 6 पॉइंट हो गए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग फिर वापस आए और वापस आके जैसा मैंने क्या बोला कि उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट भी, डेटा भी, ये तो मिलना ही है, प्लस हम जब वीडियो देखें तो उसी समय वो सारे पॉइंट्स हमारे तैयार हो जाएं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले प्रस्तावना का आधार। तो प्रस्तावना का आधार क्या है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। फिर बात करें प्रस्तावना का जो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, ये संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार हुआ, 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना में कितने नए वर्ड जोड़े गए, ऑप्शन देगा 2 4 3 5, ठीक, आंसर हमारा है 3, ठीक है। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यहां क्वेश्चन क्या बनाएगा, ये तीनों वर्ड्स देके एक बीच में डाल देगा कोई वर्ड, लोकतंत्र, गणराज्य या पंथ निरपेक्ष, और पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
जो 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए उसमें कौन शामिल नहीं है। तो 42वें के द्वारा 3 जोड़े गए थे और वो 3 कौन जोड़े गए थे, ठीक है बच्चों, तो 3 कौन जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने यहां देख लिया था, ठीक है। और किस संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। और फिर इसके बाद से हम लोग आगे आए हैं, तो उसके बाद से ये 6 कथन हम लोगों ने देखा है। 6 कथन में क्या देखा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, NN पालकीवाला, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बोला, ठीक है, तो KM मुंशी। प्रस्तावना जो है इसमें अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए, तो केवल एक बार हुआ। कब हुआ, 1976 में हुआ। किस संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक। संविधान की आत्मा किस चैप्टर को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने किसे आत्मा कहा, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को कहा। क्या है अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, तो डॉक्टर ठाकुरदास भारत, ठीक बच्चों। इतनी बात हम लोगों ने आज जान लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रस्तावना का जो लाइन है बच्चों, इस प्रस्तावना की लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और प्रस्तावना में जो शब्द हैं उस शब्द की डेफिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे वो बात बताता हूं, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या पूछता है, ठीक है। तो डेफिनेशन कौन कौन से वर्ड के वो देखेंगे और इसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे उसमें प्रस्तावना की जो लाइन है उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे हम देखें तो देखो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रस्तावना की लाइन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता खत्म हो गया है बच्चों, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब होता है बच्चों समानता, ठीक ना, इक्वलिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त, शब्द को थोड़ा ध्यान देना बच्चों, कराने मैंने लिखा है करने नहीं, प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राज्य की व्यक्ति की गरिमा एवं राज्य की एकता और अखंडता, ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पोस्ट में बच्चों, पोस्ट में एक बात देखना, ठीक है, पोस्ट में एक बात, ठीक है, क्या है वर्ड, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। पोस्ट यहाँ पे ब्रैकेट बच्चों यहाँ पे बंद, ठीक है, और थोड़ा सा एक लाइन बचा है, विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं, ठीक है बच्चों, कंप्लीट होता है ये, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन क्या बनाता है। सबसे पहली बात, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ये जो दिख रहा है ना शब्द, हम लोग को एक लाइन दिख रही है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक ना, हम भारत के लोग। यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्ड जो है हम भारत के लोग, ये किस देश से एडॉप्ट है या कहां से एडॉप्ट है, ठीक है बच्चों, तो बी अलर्ट, ठीक है, हम भारत के लोग जो है ये वर्ड कहां से एडॉप्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूएनओ, ठीक ना, यूएनओ से जो है ये वर्ड जो है, ये पूरा लाइन जो है हम भारत के लोग, ठीक है, एडॉप्ट है। तो क्या है वहां पे लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, ठीक है, तो ये चीज हमने कहां से एडॉप्ट किया, यूएनओ से, ठीक। अब इसके बाद से बच्चों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सारी लाइन मैंने लिखी है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड पे ध्यान देना, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुल कितने प्रकार के, ठीक है, न्याय की बात करती है, ठीक, तो कुल कितने प्रकार के न्याय की बात करती है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में देख लें भाई न्याय शब्द कहां है, तो हम लोग को यहां दिख रहा है न्याय शब्द, और क्वेश्चन क्या है, कितने प्रकार के न्याय की बात कर रहा है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन की संख्या पूछेगा, क्या, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुल कितने प्रकार के न्याय की बात करती है, तो कुल 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन सी, सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यहाँ हम इसको तो देख ले बच्चों, तो ये हो गया सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो 3 टाइप के न्याय की बात किया। ठीक, फिर पूछेगा कितने टाइप के, ठीक है, कितने टाइप के स्वतंत्रता की बात करता है। तो अब स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता कहाँ है, अब जरा इसको हम लोग चेक कर लें। तो स्वतंत्रता बच्चों कहाँ है, यहाँ पे है। तो कितने टाइप के स्वतंत्रता की बात किया है, तो हम लोग स्वतंत्रता को अगर देख लें तो कितने टाइप की स्वतंत्रता हो गए, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास, धर्म और उपासना। तो अगर हम काउंट कर लें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, ऑप्शन देगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात करती है, 4, 6, 5 या 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। तो 5 कौन हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, अब अगर बात करें कि कितने टाइप के समता की बात करती है, समता मतलब समानता यानी इक्वेलिटी, तो बस उसके आगे के वर्ड को देख लेना है। तो कितने टाइप के ये बात कर रहा है, ठीक है, समानता की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोगों से अब जो क्वेश्चन बने हैं, अब वो क्वेश्चन क्या बना, अब वो क्वेश्चन ये बन गया बच्चों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये कलर, हाँ ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, चलो दूसरा ले लो, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना कितने टाइप के न्याय की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है, 3 टाइप के, कौन कौन से, ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे हम देख लें तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा हो जाता है बच्चों राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बात। फिर बात करें कितने टाइप के स्वतंत्रता की बात किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब यहाँ क्या हम लोग को बता देना है, अब बता देना है बच्चों, तो पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, थर्ड जो है विश्वास, फोर्थ जो है धर्म और लास्ट उपासना। तो कितने टाइप की स्वतंत्रता की बात किया है, 5 टाइप के। ठीक है, यहाँ लिख दिए संख्या 5 और यहाँ पे लिख दी हमने संख्या 3। ठीक है, अब बात करें कितने टाइप के न्याय की बात किया है, तो न्याय की 2 टाइप के न्याय की बात। 2 टाइप के न्याय कौन है बच्चों, तो 2 टाइप के न्याय हो गए, नहीं न्याय तो बता दिया वो, रुक जाओ, ठीक है, न्याय तो बता दिया है। ठीक है, अवसर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो कितने टाइप के अवसर की बात किया है, अवसर की तो 2 टाइप के। तो अवसर कौन कौन से हो गए, तो 2 टाइप के अवसर हो गए बच्चों, अब आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक, तो बस यही लिख देना है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संख्या 2। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, अब इसको तैयार करने के 2 तरीके। ये वाला तरीका आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्यों, क्योंकि मैं जो ये बात आपको बता रहा हूं, तो मान लो चलो मुझे प्रियम्बल पूरा लर्न है, ठीक है, तो मैंने बता लिया, ठीक है, बट इतना इजी नहीं होगा प्रियम्बल को पूरा टू द पॉइंट एकदम याद कर पाना। ठीक है, कठिन है थोड़ा। तो जो शब्द बनते हैं संख्या के दृष्टिकोण से वो यही है बच्चों। ठीक है, तो आपके लिए बस आसान बात क्या है, बस आप इसको याद कर लीजिए कि कितने टाइप के न्याय की बात है, 3, कितने टाइप की स्वतंत्रता 5 और कितने टाइप के अवसर 2। बस आप ये याद कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना अगर आप याद कर लेते हैं तब तो बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर प्रस्तावना को याद कर पाना थोड़ा कठिन होगा और बेवजह का बहुत बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हम बच्चों आगे देखें, प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं। ठीक ना, प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिनसे आपको क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएगा तो बच्चों मैं बताऊं कि वो पॉइंट्स, ठीक ना, वो पॉइंट्स जो डिफिनेशन वाले हैं जब आते हैं ना,
तो बच्चे गलती करते हैं। मगर मैं बताऊं कि सबसे इजी अगर कुछ है वही है, आप बाकी सब कुछ भूल सकते हो, मगर प्रस्तावना में जो शब्द हैं उसका जो डिफिनेशन है वो आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम वादा है मेरा, नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसा कि आप भूल नहीं सकते हो, बस समझने का फेर है। ठीक, हम देखते हैं 4 वर्ड केवल हम लोग देखेंगे, ठीक ना, 4 वर्ड। और वो 4 वर्ड क्या है बच्चों? सबसे पहले हम देखें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम उसको एक वर्ड में बोलेंगे संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक ना, संप्रभुता। अब संप्रभुता जो है इसका डिफिनेशन क्या है कि यहां तो लिख देंगे, तो फिर कि वो राष्ट्र जो जो अपने वाह्य एवं वाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और वह किसी अन्य देश या व्यक्ति के दबाव में कोई निर्णय न लेता हो। ठीक है, तो हम चेक करें कि क्या भारत वास्तव में संप्रभु देश है? बिल्कुल है बच्चों। कैसे है? बहुत आसान एग्जांपल है इसका। ठीक है, कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि वो राष्ट्र जो अपने बाहरी मामलों में और देश के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता हो। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप ये काम करिए हमारी सरकार को, ठीक है, और सरकार हमारी मान ले, नहीं। कोई देश हम पे दबाव नहीं डाल सकता कि ये काम आप करिए। तो हम एग्जाम्पल स्वरूप देख लें, भारत को फ्रांस से अगर राफेल डील करना था, भारत ने किसी से पूछ के किया? नहीं, उसने खुद किया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना था, क्या किसी से पूछ के किया? नहीं, खुद किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा बाह्य मामला, जिसमें हम क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर क्या बात है, आंतरिक मामले की बात करें। आंतरिक मामलों की बात करें तो जब 1976 का टाइम चल रहा था, 75 का टाइम चल रहा था, तो 1975 में इंदिरा गांधी का आपातकाल याद होगा। ठीक है, आपातकाल। तो आपातकाल जो है, क्या वो किसी से इंदिरा गांधी ने पूछ के लगाया, किसी दबाव में? नहीं, इंदिरा गांधी ने खुद लगाया। हमारे मोदी जी की सरकार ने, ठीक है, नोटबंदी किया, क्या किसी से पूछ के किया? नहीं। लॉकडाउन लगाया देश में, किसी से पूछ के लगाया? नहीं। तो ये क्या हो गया, आंतरिक मामलों में भी क्या है, हम स्वतंत्र हैं। तो यानी कि हमारी सरकार, हमारा देश क्या है, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला, ठीक है, उसमें वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक, अब अगला जो है बात करें इसके डिफिनेशन की, तो नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक ना, पंथ निरपेक्ष। और देखना बच्चों, अभी ये इतना आसानी से याद हो जाएगा कि ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, ऑप्शन में तो नहीं ही गलती करोगे, इस बात का तो लगभग जो है गारंटी है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक, अब इसको देखें कि राज्य यहां राज्य का मतलब बच्चों क्या है, हमारे देश की सरकार। ठीक ना, राज्य का अपना कोई विशेष राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों का समान भावना से आदर एवं सम्मान करेगा। ठीक, अब बच्चों मैटर आएगा
कि क्या वास्तव में भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है? ठीक, बिल्कुल है। क्या प्रमाणित कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक, कैसे कर पाएंगे? तो लिखा क्या है कि राज्य यानी हमारी सरकार, अब वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी देश का हमारा कोई स्पेशल धर्म नहीं है। ठीक है, तो है क्या, हमारे वहां हर धर्म के लोगों को आजादी प्राप्त है। ठीक है, हमारा राज्य जो है यानी हमारा देश जो है वो सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता है। तो कैसे करता है? तो अब आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमारे वहां अगर मंदिर है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, ठीक ना। और अगर स्कूलों में अगर होली की छुट्टी हो रही है, ठीक है, तो ईद की भी छुट्टी होती है, विभागों में ईद की भी बंदी होती है। ठीक है, तेग बहादुर जयंती का भी बंदी होता है। ठीक है, क्रिसमस डे की भी बंदी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पंथ निरपेक्षता ही तो है कि सभी धर्म के लोगों को समान आजादी। ठीक है, हम अगर जो है कि होली खेल रहे हैं तो अगले लोग जो है सब बेबारात मना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पंथ निरपेक्षता का ही स्वरूप तो है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भारत क्या पंथ निरपेक्ष देश है? बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्षता की परिभाषा हो गई। ठीक, अच्छा, अब बात कर ले बच्चों कि चौथा जो शब्द है वो क्या है? लोकतंत्र। ठीक ना, लोकतंत्र, लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की अगर बात करें बच्चों, तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि राज्य यानी हमारा देश। बच्चों एक बात मैं बता दूं, ध्यान रखना सब लोग, ठीक ठाक क्लासेज में ये बातें नहीं मैं देखता हूं कि बोलते हैं बताते हैं। राज्य का मतलब कभी भी जो हमारा स्टेट होता है ना वो नहीं होता है। राज्य का मतलब देश होता है। अब कहोगे सर ये तो एकदम अनोखी बात अब बता रहे हैं, अलग बात। बिल्कुल बच्चों, राज्य जो है, राज्य का मतलब ही होता है देश। ठीक ना, रियलिटी में जो स्टेट है ना उसको हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। बट क्यों ये प्रांत को हम राज्य भी कहने लगे? तो राज्य यानी देश कहलाने के लिए ना 4 तत्व की जरूरत होती है। 4 तत्व अगर किसी के पास हैं तो वो देश कहलाएंगे। 4 तत्व क्या है देश कहलाने के लिए? 4 तत्व क्या क्या चाहिए होते हैं बच्चों किसी के पास? ठीक है, तो सबसे पहली बात, उस देश का अपना संप्रभुता हो, यानी वो सभी मामले में अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले। ठीक है, दूसरा, उसके पास एक सरकार हो। ठीक है, वहां कोई सरकार हो। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दूसरा, उसका निश्चित भूभाग, यानी कोई उसके पास जमीन भी हो। तो भाई हमारे देश का है ना जमीन, भाई भारत का नक्शा, ठीक है, कि भाई उतना हमारे पास लैंड है। ठीक, और उसमें रहने वाले लोगों की एक जनसंख्या भी हो। तो ये 4 चीजें जो है जहां होती हैं तो उसी को हम राज्य यानी देश कहते हैं। ठीक है, तो ये देश की ये पहचान है। बट यही चीज बच्चों ना देखो प्रांतों में भी लागू हो जाता है, इसलिए प्रांतों को राज्य कहने लगते हैं। ठीक है, तो प्रांत में संप्रभुता की बात करें, केंद्र में संप्रभु कौन है? राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री। तो राज्य में कौन है? राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्य में भी क्या है? संप्रभुता है। वहां केंद्र सरकार है तो राज्यों में क्या है? राज्य में भी सरकार आ गया, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। निश्चित भूभाग, जैसे पूरा भारत है तो हमारा यूपी का एक भूभाग है, तो यहां भी भूभाग निकल के सामने आ गया। पूरे भारत की जनसंख्या है तो यूपी की भी जनसंख्या है, तो जनसंख्या। तो इस वजह से बच्चों, ठीक है, प्रांतों को, ठीक है, राज्य शब्द कह के भी संबोधित किया जाता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, राजनीति विज्ञान की भाषा में, ठीक है, राज्य शब्द जो है वो प्रांत के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक ना, क्या वर्ड यूज होता है? केवल प्रांत वर्ड यूज होता है। ठीक ना, प्रांत वर्ड। मगर है क्या, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा यूज करते हैं राज्य। ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्यों इसकी चर्चा किया? तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है एक डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या किस चीज का? लोकतंत्र का। तो क्या लिखना है कि राज्य का राजाध्यक्ष मतलब बच्चों देश का मुखिया। और देश का मुखिया संविधान के दृष्टिकोण से माना किसको जाता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। तो राज्य का राजाध्यक्ष जनता द्वारा
द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए। ठीक ना। तो लोकतंत्र का डिफिनेशन क्या हो गया? राज्य का राजाध्यक्ष यानी देश का जो मुखिया है, ठीक ना, राज्य यानी यहां पे हम कह दें इसको, ठीक है, देश, ठीक है, तो देश का जो मुखिया है वो क्या हो? वो जनता द्वारा, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो? चुन कर आए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे बच्चों? लोकतांत्रिक देश बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर? ठीक। अच्छा, अब इसी में एक वर्ड आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? एक वर्ड हम लोग को ध्यान देना है, गणराज्य। ठीक है, अब गणराज्य क्या है इसको समझ लो। ठीक है, गणराज्य, तो गणराज्य में क्या है? ये दोनों कह लो एक दूसरे के पूरक टाइप में है। ठीक ना, एक दूसरे के पूरक टाइप में है। कैसे? अब देखो क्या है यहाँ पे गणराज्य में क्या है कि राज्य का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। बस, अब इसका मतलब क्या है बच्चों? वंशानुगत नहीं होगा मतलब यह है कि हमारे देश का राष्ट्रपति, ठीक है, जब अपने पद ग्रहण की तारीख से, ठीक है, शपथ ग्रहण की तारीख से अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण कर लेगा तो फिर से उसको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा चुनाव लड़ने, और चुनाव लड़ेगा और अगर फिर जीता तो बनेगा राष्ट्रपति। ये नहीं कि उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे राष्ट्रपति बन जाएं, ऐसा नहीं। तो यही क्या कह रहा है कि देश का जो मुखिया है, जो राजाध्यक्ष है, वो क्या होगा? वो वंशानुगत नहीं होगा। और ये किस शब्द की परिभाषा हो गई बच्चों? ये गणराज्य की परिभाषा हो गई। और लोकतंत्र में क्या है कि देश का मुखिया वो जनता के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएगा। ठीक ना, चुन के आएगा। तो ये डिफिनेशन किसका हो गया? ये डिफिनेशन हो गया लोकतंत्र का। अब बच्चों, अब जरा अपने आप को जज करो इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, अब जज करो। मैंने कहा था डिफिनेशन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये आप तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक, और बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये सही भी है। ठीक है, कैसे सही है? अब देखो यहां पे मैं इसको हटा भी दे रहा हूं स्क्रीन पे से, ठीक है, शब्दों को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि राज्य सभी धर्मों का समान भावना से आदर एवं सम्मान करेगा। ठीक है, ये किस शब्द की परिभाषा है? ऑप्शन दिया, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य या पंथ निरपेक्ष। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप गलती करेंगे। क्या होगा आंसर? पंथ निरपेक्ष। ठीक, अगर पूछा कि ये किस शब्द की परिभाषा है कि राज्य अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होगा, वो किसी अन्य देश के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेगा। ठीक ना, ये किस शब्द की परिभाषा है? अब वही फिर 4 ऑप्शन। ठीक है, समाजवादी मान लीजिए आपको दे दिया, पंथ निरपेक्ष दे दिया, संप्रभुता दे दिया या गणराज्य दे दिया। सिंपल आंसर संप्रभुता। लोकतंत्र पूछ लिया कि ये किस चीज की परिभाषा है कि देश का मुखिया या देश का राजाध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएगा। सिंपल, लोकतंत्र। देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, ये किसका डिफिनेशन? गणराज्य का। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपने जान लिया। ठीक है, और इतनी बात अगर आप जान रहे हैं तो आपके लिए जो है प्रस्तावना से पॉइंट सफिशिएंट हैं। और जितनी बातें मैंने बताई वीडियो देखने के बाद, आप मात्र अपने आप को 5 से 10 मिनट देना और इसको दिमाग में सोचना कि सर ने कहाँ से शुरू किया था। ठीक ना, तो सर ने कहाँ से शुरू किया था? प्रस्तावना चैप्टर का नाम डलवाया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रस्तावना का आधार क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया गया? ठीक है, 13 दिसंबर 1946। तो ऐसे जो है ना पूरा यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ तक आप आना और आप चेक करना कि क्या सारी बात याद हो गई कि नहीं हो गई। और अगर आप पूरा मेमोराइज कर ले रहे हो, मतलब सारी बात आपको याद आ जा रही है इसी समय 10 मिनट टाइम देने के बाद, तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखना।
प्रियम्बल से। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटा तो बच्चों फिर कहना, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों प्रस्तावना की कंप्लीट होती है और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं, फिर कल मुलाकात होती है आपसे, ठीक है।